हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आज हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो होती है हमारी क्वांटाइजेशन। क्या होती है हमारी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी भी बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन है या 1.67 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा किसी भी बॉडी पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं या टोटल प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब 1e 2e 3e 4e 5e ऐसे करके। यानी मैं बोल सकता हूं total charge should be equal to ne, where n is integer, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 और so on। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है जो चार्ज होते हैं वो नॉर्मल ऐड होते हैं एल्जेब्रिकली। यानी अगर मेरे पास 5 माइक्रोकूलम है और एक 2 माइक्रोकूलम है तो 5 + 2 टोटल कितना हो जाएगा? 7। मान लो मेरे पास 5 माइक्रोकूलम है और -2 माइक्रोकूलम है तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहती है चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली। चार्जेस कैसे ऐड होते हैं? एल्जेब्रिकली। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास मान लो 2 माइक्रोकूलम है प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 4 माइक्रोकूलम। जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही हमारे चार्ज क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा फॉलो करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो इन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज always remains constant। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं हम। जब हमारा बीटा डीके होता है तो बीटा डीके में क्या होता है? हमारा एक न्यूट्रॉन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा प्रोटॉन में। बट इन टर्न एक इलेक्ट्रॉन हमारा जनरेट हो जाता है। इससे क्या हुआ? जो एक प्रोटॉन आया पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, उसको कौन बैलेंस कर देता है? जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ? जनरेट हुआ। तो यहां से क्या हुआ? हमारा टोटल अगर मैं चार्ज बोलूं फिर से क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि एक न्यूट्रॉन बना, एक प्रोटॉन बना और एक हमारा इलेक्ट्रॉन बना तो प्लस माइनस करके क्या दे देगा? न्यूट्रल दे देगा। तो किसे फॉलो कर रहा है? यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी इनवेरियंस। अब इनवेरियंस का मतलब क्या होता है? जो चार्जेस होते हैं वो मोशन के साथ वेरी नहीं करते हैं। यानी चार्जेस आर इनवेरिएंट विद मोशन। यानी अगर मान लो कोई 5 माइक्रोकूलम है और अगर इसे मैं मूव कराऊं तो वो 6 नहीं हो जाएगा, ना ही वो 4 हो जाएगा। यानी दे आर इनवेरिएबल विद द स्पीड। ठीक है, या मोशन के साथ ये क्या होते हैं? इनवेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम बात कर सकते हैं लाइक चार्जेस क्या करते हैं? हमारा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है हमारा लाइक चार्ज क्या करते हैं, हमारे रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमारा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, चार्जेस की। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे अब हम, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर सकते हो, और मैं आपको ये पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं कुछ टाइम बाद इसके नोट्स बना रहा हूं, मैं आपको पीडीएफ में इन्हें भेज दूंगा, तो आप नोट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, हम जो चार्ज लेते हैं वो डिस्क्रीट लेते हैं, और सबको पता है जो हमारा कूलम्स लॉ है वो डिस्क्रीट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है या पॉइंट चार्जेस के लिए हमारा एप्लीकेबल है। बट इन रियलिटी अगर मैं कोई वायर लूं और वायर का स्मॉल पीस भी लूं तो भी उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और या चार्जेस होते हैं, और वो जो चार्जेस होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि अगर मैं उन्हें उनकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लूं तो वो हमें कैसे लगेंगे, कंटिन्यूअस लगेंगे। हाँ, अगर मैं उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहा हूं तो मेरे को उनके बीच में क्या दिखेगा, डिफरेंस। बट अगर मैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लूंगा तो क्या होगा, वो इतने क्लोज होंगे कि वो हमें कैसे ट्रीट होंगे, एज अ कंटिन्यूअस। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 3 टर्म्स जानने जरूरी है। जो सबसे पहला टर्म है वो होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब अगर मान लो मेरे पास कोई यूनिफॉर्म वायर है, उस पर हमने कोई चार्ज दिया, तो वो चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी वायर पे। तो मैं बोल सकता हूं एक मैंने ऐसा टर्म बनाया लैम्डा, जो क्या होगा, पूरी वायर के किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम। तो ये लैम्डा क्या बताता है हमारे को, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो लैम्डा होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल। यानी मेरे को मान लो कोई वायर है और वायर पे मैंने 10 माइक्रोकूलम दे दिया और मेरे को उसकी लेंथ पता है, तो मैं लैम्डा आसानी से निकाल सकता हूं। तो 10 माइक्रोकूलम पर यूनिट मान लो 10 मीटर की वो है, तो 10/10 कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोकूलम पर मीटर मेरा क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर हो जाएगी। अब हमें इसे यूज कैसे करना है, मान लो लेट अस सपोज मेरे पास एक वायर है और इस वायर के कारण मेरे को इस Q0 पे टोटल क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और मान लो मेरे को इस वायर की लेंथ दे रखी है L और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है मेरे को लैम्डा। अब मेरे को पता है मैं डायरेक्ट तो क्या नहीं लगा सकता, कूलम्स लॉ नहीं लगा सकता, बिकॉज वो तो
पॉइंट चार्जेस के लिए, और इसका तो क्या है, कुछ ना कुछ अपना साइज है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लेंथ dl ले लेंगे। क्या ले लेंगे, dl। और अगर छोटी सी लेंथ dl लिया है तो उस पर चार्ज भी क्या होगा, छोटा। वो छोटा चार्ज हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर मेरे को पता है l लेंथ में हमारा चार्ज है, मान लो टोटल चार्ज था q, तो 1 लेंथ में कितना आ जाएगा, q बाय एल, और dl लेंथ में कितना आ जाएगा, यानी यहां से q बाय एल इंटू dl। और सबको होता है q बाय एल को ही हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, यानी कितना आ जाएगा हमारा, लैम्डा टाइम्स ऑफ dl। तो इसका हमें चार्ज पता लग गया, इसके बीच में हमें दूरी पता होगी, तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी, स्मॉल फोर्स df कितना हो जाएगा, k अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। q1 कितना आ गया हमारा, लैम्डा इंटू dl, q2 कितना आ गया, q नॉट, इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, r स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि हमारा k लैम्डा q नॉट और r स्क्वायर क्या है, हमारे कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को मान लो टोटल फोर्स निकालनी है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो यहां से हमारा टोटल फोर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या लगाते हैं, हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं। क्लियर है, ये नोट करो। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब बात करेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है समझते हैं। अभी तक हमने कोई वायर ली थी, थिन वायर, और उस पर टोटल चार्ज दिया Q और उसकी लेंथ थी L, तो उस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आई उससे क्या बोला हमने, लैम्डा। अब मान लो मैंने कोई सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, कोई सरफेस। लेट अस सपोज मैंने कोई क्या ले लिया, एक कागज की थिन शीट ले ली मैंने, ठीक है। अब उस पर मैंने टोटल चार्ज दिया Q। अब ये जो थिन शीट है इसका अपना क्या होगा, एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सेकंड है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे हम डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। किससे करते हैं हम, सिग्मा से। तो क्या होता है ये हमारा, इट इज defined as total charge per unit area। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, Q अपॉन A, या स्मॉल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dQ बाय ds। एरिया को हम S से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसी अगर मैं तीसरे की बात करूं, लास्ट होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम इसे किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे करते हैं, रो से। और ये क्या होगा, मान लो मेरे पास कोई क्यूब है, 3D बॉडी है, और उस पर मैंने टोटल चार्ज दे रखा है Q। अगर मैं उस Q को पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वही क्या कहलाता है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मैं रो की बात करूं तो वो पूरी बॉडी के लिए यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो मैं बोल सकता हूं इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, Q बाय V। और अगर मैं स्मॉल के टर्म में लिखूं तो dQ बाय dV। यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, कूलाम पर
मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास तीनों टाइप के हमने क्या पढ़ लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ अगर हमारा डायरेक्ट नहीं लग रहा है एक्सटेंडेड बॉडीज पे, तो हम किसका यूज करेंगे, इन तीनों टर्म्स का यूज करेंगे। क्लियर है? इस पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बाद में, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कैसे हम क्या लगाते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगाते हैं और कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फटाफट इसे नोट करो। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया, किसी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां पे वो दूसरे चार्ज पे फोर्स मार पा रहा है, वो क्या कहलाता है, वो जितना भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। यानी द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट विल एक्सपीरियंस और इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरी बात? किसी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स मार रहा है या फोर्स उस पर लग रहा है, वो जो पूरा स्पेस है वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट विल exert or feel force is known as its electric field। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हमारा क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स या उस पे फोर्स लग रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये तो हो गया किसी चार्ज के चारों तरफ क्या लगा, कितने एरिया में क्या लगा पा रहा है, वो फोर्स लगा पा रहा है। लेकिन सबको पता है चार्ज के जितना पास होंगे, चार्ज के जितने पास दूसरा चार्ज होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर कोई चार्ज उससे ज्यादा दूर होगा तो उस पर फोर्स कम लगेगा। यानी अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, उसके लिए जो टर्म आया उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ई पे क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है क्या है, देखो मेरे को बताना है किसी चार्ज के कारण किसी पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कितने एरिया तक वो किसी दूसरे फोर्स चार्ज पे क्या लगा पा रहा है, फोर्स लगा पा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है हमारा, मान लो मेरे को किसी चार्ज क्यू के कारण पी पे क्या निकालनी है, कैपिटल क्यू के कारण पी पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। अब तुम्हें भी पता है यार, इसके कारण अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पे, तो पी पे मेरे को किसी चार्ज को सपोज करना पड़ेगा, बिकॉज ये फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, किसी चार्ज पे। यानी हमें चार्ज क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से सपोज करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहां पे एक चार्ज मान लिया क्यू नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज की कुछ खासियत है, ये चार्ज छोटा होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। क्यों?
अगर ये जीरो नहीं हुआ तो दिक्कत क्या आएगी, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, निकालनी हमें इसकी है, कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो हैम्पर करेगी, और जो हमारे एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए वो नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, जो इस पी पॉइंट पे हमने चार्ज पार्टिकल रखा टेस्ट चार्ज, उस पर जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज, ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो। Q नॉट हमने क्या लिया है, बहुत छोटा लिया, क्यों, मैंने समझा दिया, बिकॉज उसकी अपनी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब फोर्स, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी बताओ, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, K Q1 के बदले कैपिटल Q है, Q2 के बदले स्मॉल Q नॉट है, अपॉन इनके बीच की दूरी क्या ले रखी है, R का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, KQ बाय R स्क्वायर। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल Q के कारण R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, KQ बाय R स्क्वायर। अब ऑफकोर्स ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, R स्क्वायर से, और सही बात भी है, जितना चार्ज से हम दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। यानी अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ बनाऊं तो सबको पता है कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी R बढ़ेगा तो E क्या होगा, हमारा कम होगा। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे। इसकी यूनिट क्या होगी, हम यहीं से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, तो फटाफट इसे नोट। हो गया नोट। फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, मैंने बोला था वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऑफ कोर्स से आता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्या करती है हमारी, एंटर करती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। किसी पॉइंट पे अगर मान लो किसी भी एरिया में बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी पॉइंट में मेरे को क्या निकालना है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहां से वो चीज कैलकुलेट करने पड़े। और यहां पे भी क्या लगने वाला है, हमारा वेक्टर एडिशन लगने वाला है। देखो, अगर मान लो मेरे पास Q1, Q2, Q3 ऐसे करके Qn n चार्जेस है और मेरे को P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां से इसकी दूरी है हमारी मान लो R1, यहां से इसकी दूरी है R2, यहां से दूरी है R3, डॉट डॉट डॉट, और n से दूरी है Rn। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकलेगी वो इन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो मैं बोल सकता हूं E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। लेकिन कैसे ऐड करना है हमें, वेक्टरली, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं, नहीं तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो E1 कितना होता है हमारा, मैंने बोला था एक चार्ज के कारण K Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर,
E2 कितना हो जाएगा हमारा, अगर मेरे को डायरेक्शन भी दिखानी है तो इधर से इधर जा रहा है तो हमने क्या यूज कर लेते हैं, यहां से इधर जाने को, मान लो मैंने ये P पॉइंट है, O ले लिया यहां पे, तो मैंने मान लिया क्या होगा हमारा, यहां से यहां जा रहा है तो एक वेक्टर बना लेते हैं R10, 1 से 0 के लिए 10 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 0 कैप प्लस डॉट 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 K QN RN 0 कैप अपॉन RN का स्क्वायर। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पे इन सब का क्या आएगी, वेक्टर सम आ जाएगी। और वेक्टर एडिशन हमें पता है, अगर दो चार्जेस हैं, दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 cos थीटा। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पढ़ा। क्लियर है? अब बात करेंगे हम तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं रब कर रहा हूं इसे, आप बाद में से नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके। तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है पहले वो समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है पहले वो समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक तरह का, पहली बात तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ऊपर से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये इमेजिनरी लाइंस है, और ये लाइंस भी हैं और कर्व भी हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन और कर्व्स, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज की, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की। तो तुम लोगों ने ये पढ़ रखी है, पहली प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या करती है, टर्मिनेट करती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होती है, क्या होती है, कंटिन्यूअस। बट ये क्लोज लूप नहीं बनाती जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है, मतलब प्लस से माइनस गई लेकिन माइनस से प्लस नहीं आती है। तो क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। सेकंड है हमारा, दे आर कंटिन्यूअस स्ट्रेट और कर्व लाइंस, स्ट्रेट और कर्व लाइंस। ऑफ कोर्स ये बात है इमेजिनरी तो है, इमेजिनरी, ठीक है। थर्ड है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व gives the direction of magnetic field हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड, gives the direction of electric field at
that point। इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का? मान लो मेरे पास, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे कर्व्ड है और मेरे को मान लो कोई बोले P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा? P पॉइंट पे खींच दूंगा टेंजेंट। क्या खींचूंगा? टेंजेंट। ऐसी Q पॉइंट पे भी टेंजेंट, ऐसी R पॉइंट पे भी टेंजेंट। तो यहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, यहां पे मेरी ये हो गई और यहां पे मेरी ये हो गई। यानी हम क्या कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका रीजन बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम रीजन आता है। अगर ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ऑफ कोर्स ये बात है इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ऊपर वाली लाइन की के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ये है। एक ही पॉइंट पे हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करती? हमारी इंटरसेक्ट नहीं करती। फटाफट इन्हें नोट करो। हो गया नोट? नोट या तो बाद में कर लेना स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally because of attraction among unlike charges। जैसे मैं इसे ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं। मान लो हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, जैसे मेरे पास एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो सबको पता है प्लस क्यू से लाइंस निकल के कहां जाती है? माइनस पे। तो जाना चाहिए था इसे स्ट्रेट, लेकिन ये कर्व क्यों होगी? बिकॉज ये माइनस उसे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनली ये क्या हो रही है? बाहर ना जाने के, बल्कि क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और यही चीज फील्ड लाइंस आप किसके लिए बना सकते हो? किसी डाइपोल के लिए, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल क्या होता है? टू अनलाइक चार्जेस, उन्हें क्या बोलते हैं? हम डाइपोल बोलते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure because of repulsion between like charges। ठीक है, लाइक चार्जेस के कारण ही एक दूसरे पे क्या करते हैं? लेटरल प्रेशर बनाते हैं।
इसका मैं डायग्राम बना सकता हूं, जैसे ये प्लस क्यू है और मान लो यहाँ पे भी प्लस क्यू है, तो पता है सबको प्लस क्यू। अब प्लस से इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं। तो ये एक दूसरे पे क्या मार रहे हैं, लेटरल प्रेशर मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, लेटरल प्रेशर। तो हमारा जो इसका डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा बनता है हमारा। क्या बनता है हमारा, कुछ इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये क्या मार रहे हैं, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर मार रहे हैं। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और भी हैं कि जितनी क्लोज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अगर उनके बीच में गैप बराबर है तो वो क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। अगर उनके बीच में गैप क्या है, अलग अलग है, कहीं पे पास है कहीं पे दूर है, तो वो क्या होंगी, हमारी नॉन यूनिफॉर्म होंगी। ऐसी छोटी मोटी और भी प्रॉपर्टीज है, बट क्या है, ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो 6 यही है। क्लियर है मेरी बात, फटाफट नोट कर लो।